हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एमवाइब। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैंने जनरल स्टडीज के 600 टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं फॉर द सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर क्वेश्चन नंबर 400 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जाकर के एमवाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे साथ मिल करके अपने सपने को अचीव करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कि जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि जनरल स्टडीज़ में हम लोग टोटल 1200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें साइंस के 600 क्वेश्चन हैं और बाकी 600 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम डेली जो है इस सेक्शन से 100 क्वेश्चंस करते हैं। आज भी हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। आपको मालूम है हमारा 100 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिसमें बेटा हम पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन करते हैं। अब आप सोचेंगे सर करंट अफेयर्स को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो या तो आपका सिलेक्शन करवाएगी या आपका सिलेक्शन रखवाएगी। भाई एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन अकेले जो हैं वो करंट अफेयर से होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो है वो किंग मेकर है। जैसे हमारे लालू यादव जी है ना, कहते हैं हम बिहार का किंग मेकर हूं, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए और फटाफट सेशन को जो है लाइक और शेयर कर दो यार, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि फिर अब शानदार सेशन शुरू किया जाए। आ जाइए सब लोग। तो सब लोग तैयार हैं तो मुझे एक बार हरी झंडी दिखा दीजिए कि सर सेशन को स्टार्ट किया जाए। फिर आज के 100 क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर क्वेश्चन नंबर 400 तक। फास्ट, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक और शेयर जल्दी से ठोको यार और जल्दी जुड़ जाओ, ठीक है। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए। सबके मेरे पास भाई साहब अब कमेंट्स आ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 301। सो क्वेश्चन नंबर 301 सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए और उसके बाद जवाब दीजिए। चलिए भाई देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग ओनली टू द सिटीजन। भाई आपको मालूम है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच बताई गई हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं जो सिर्फ भारतीयों को हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि भारतीयों और विदेशियों दोनों को दी गई हैं। लेकिन यहां पर बोला गया है ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। तो कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं? आपको मालूम है कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को दी गई हैं? तो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28। ये तो विदेशियों को दी गई हैं। मतलब 21 इसमें आ गया तो मतलब 21 तो गारंटी नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक मेथड को सीखो जिसे कहा गया है बेटा एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमेशा गलत को पहले बाहर निकालो। एलिमिनेशन मेथड लगा डाला तो जिंदगी बन गई झिंगा लाला। आप जानते ही हैं भाई साहब, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। चौथा नहीं हो सकता तो आंसर तुम्हारे सामने खुद ही आ गया भाई साहब। तो आंसर देखो तुम्हारे सामने बेटा खुद ही आ गया। इससे बढ़िया सिचुएशन, इससे बढ़िया कंसेप्ट क्या होगा? वेरी गुड। तो राइट आंसर आपके सामने है 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही हैं। शाबाश, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, दिल खुश हो गया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहते हैं ना बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, ये चलते रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बहुत बढ़िया, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको मालूम है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4A में बताई गई हैं। आर्टिकल नंबर 51A में जिक्र है। इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वंस चाइल्ड, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आपको मालूम है टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज,
बेटा ये हमारे जो है महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे देश में ग्रामीण जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोशन किया जाए, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में किया गया है, जो कि एक जो है डीपीएसपी का हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। ऋतुजा यार दिल खुश हो गया भाई, इसे कहते हैं बेहतरीन। मतलब एक तो आंसर किया प्लस साथ में उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया कि अगर ये गलत है तो क्यों है। बहुत अच्छा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 43 बी का हिस्सा है, जहां पर गांधी जी कहते थे कि हमें हमारे देश में जो है कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं सरकारी ऑप्शन। तो ये सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी है। आपको याद होगा पहले जब हम क्विज करते थे बहुत सारे लोग सरकारी ऑप्शन टिक कर देते थे, तो सरकारी ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है। बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर सही है। शाबाश, वेरी गुड, वाओ। और अभी तक आप लोगों ने भाई साहब एमबाइब की ऐप को डाउनलोड किया या नहीं किया, पहले ये बताओ। भाई साहब तुम्हारे लिए 4 ऑल इंडिया मेगा मॉक टेस्ट हमने लाइव कर रखे हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, जीएस के, सबके कर रखे हैं। आप जो अपनी फेवरेट किताबें हैं डिफेंस की तैयारी करने के लिए, वो हम सब अपने ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लगा रहे हैं, ताकि आप पैसे खर्चा करके उन किताबों को ना खरीदें। साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट की खासियत ये है कि वो एआई बेस्ड हमारी ऐप है। आज तक आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपको सिर्फ ये मालूम चलता होगा कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। अब आपको ये मालूम चलेगा कि आप किस सेक्शन में अच्छे हैं, किस में खराब हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने तुक्का मारा है, किस में तुक्का नहीं मारा है। तो हमारी ऐप को जाकर आज ही प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या www.mbibe.com पर सीधे आप लॉगिन कर सकते हैं। जाइए और हमारी एआई बेस्ड ऐप का जो है फायदा उठाइए पूरी तरह से। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fundamental rights is enforceable during the period of emergency? क्या बात है। तो पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो कि हमारा इमरजेंसी में भी लागू रहता है। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आपको यह मालूम होगा कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 358 के तहत। और जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन 2 फंडामेंटल राइट्स कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे देश में कोई भी कंडीशन क्यों ना हो जाए, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 का हिस्सा है। तो राइट टू लाइफ, जीवित रहने का अधिकार, और व्यक्तिगत उदारता, वो बेटा कभी सस्पेंड नहीं हो सकती, याद रखिएगा। बहुत अच्छे, राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। आग लगा दो बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगती है। हालांकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो लंग्स ऑफ द अर्थ हैं, लेकिन फिर भी वहां जैसे आग लगती है अनकंट्रोलेबल। बेटा देखो, हमारा सपना है कि भारत में कोई भी बच्चा अगर ऑफिसर बनने का सपना देखता है, उसके सपने को हम पूरा करें। उस सपने को पूरा करने के लिए हम ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास बहुत पैसे होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। अब अगर आपके पास संसाधन नहीं भी हैं और अगर आपने ऑफिसर बनने का सपना देखा है, तो हम उस सपने को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे एमबाइब के साथ। तो आज ही एमबाइब के साथ जुड़िए और फटाफट लाइक और शेयर को दबाते रहिए, ताकि हर एक बच्चा जो कि इसको नहीं जानता है वो भी जान जाए कि हम आपके लिए हमेशा लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, which of the following judgments are historical in respect to the amendment of article 368 of the constitution? अरे आप लोगों को कितनी बार मैंने हिस्टोरिकल केसेस पढ़ाए हैं, याद रखिएगा। कितनी बार आप लोगों को लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं। तो पूछा गया है कि कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं
जो कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, मिनर्वा मिल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, या ऑल ऑफ द अबव है। जल्दी बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलत होने का कोई स्कोप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 304, और गलत कर दिया तो बेटा मैं दौड़ा लूंगा यहां से लेकर बहुत दूर तक। हाँ जी, याद रखना, गलत करने पर दौड़ाया जाएगा यहां से लेकर बहुत दूर तक। हाँ जी, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ जी, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है बेटा, केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल केस हो गया, शंकरी प्रसाद हो गया, गोलकनाथ हो गया, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा सरकारी ऑप्शन। बहुत बढ़िया यार, नीलम खान, लकी दुबे, नेहा शियाक, शशि चौहान, नवीन, शिवाजीत, बेहतरीन, अभिषेक पास्ते। मजा आ गया यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। आज मुझे लग रहा है कि आप लोग एग्जाम पास नहीं करेंगे, आप लोग एग्जाम को उखाड़ देंगे जड़ से बेटा। ये हुई ना बात। भाई कहते हैं कि भीड़ मत इकट्ठा करो, लेकिन जिनको पढ़ाओ उनको एग्जाम में सफल कराओ। ये होना चाहिए। लॉक कर दिया जाए सरकारी ऑप्शन में ही राय, बिल्कुल कर दिया लॉक, और आप बन गए करोड़पति। बहुत बढ़िया। कौन बने करोड़पति नहीं चल रहा है यहाँ पर, यहाँ एग्जाम चल रहा है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट्स आर इंश्योर्ड बाय। अच्छा, क्या बात है। तो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? 310, 311, 312, 317। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जबरदस्त। जल्दी बताओ। तो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 312 में किया गया है। अब बात यह आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स को अवेलेबल हैं, वो कौन से आर्टिकल में किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमारे सिविल सर्वेंट्स को हैं वो आर्टिकल नंबर 311 में बताए गए हैं। बहुत गलत, 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 गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, मैंने ऑल इंडिया सर्विस नहीं पूछा था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर्टिकल नंबर 311 में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो सबको मालूम होगा भाई, ये क्वेश्चन तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। Which of the legislation act gives constitutional status to the 3-tier पंचायती राज सिस्टम? अरे यार, पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, 72वां संवैधानिक संशोधन 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 या 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994। भाई सबको मालूम है कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम की जो शुरुआत थी, तो पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत तो हमारे देश में 1959 में हो गई थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जे की लड़ाई जो है उसकी काफी लड़ाई लड़ी गई, और एलएम सिंघवी कमीशन हो गया, जीवी के राव कमेटी हो गई, उसकी रिकमेंडेशंस के बाद फाइनली हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जब संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और आर्टिकल नंबर 243 से 243O के बीच जो है पंचायती राज सिस्टम का जिक्र किया गया। मजा आ गया भाई साहब। ए इज द राइट आंसर। विशाल कुमार, बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 307, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड। जल्दी बताओ। तो भारत का जो असली संविधान है उसमें क्या था? 397 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, 396 आर्टिकल और 7 शेड्यूल, और 395 आर्टिकल और 4 शेड्यूल। जल्दी बताओ। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का था, सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? आजकल तो आपको मालूम ही है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस दिन स्वीकार हुआ था आपको मालूम होना चाहिए। आदित्य कुमार मिश्रा, जल्दी जवाब दो। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्वीकार हुआ था 26/11/1949। तो 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार हुआ था। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या चीज थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 307, बहुत बढ़िया। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थी।
तो बिल्कुल सही है बेटा। तो 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अभी जो है इस संविधान में हमारे 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बिल्कुल सही है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। हाँ जी, तो आर्टिकल 308 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी देखिएगा। तो आर्टिकल 46 में किसके प्रमोशन के बारे में बात की गई है, जल्दी देखिए, बहुत बढ़िया। सो आर्टिकल नंबर 46 जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है भारतीय संविधान के भाग 4, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस की बात की गई है, डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, जल्दी बताइएगा। सो आर्टिकल 46 आपको मालूम है कि हमारे देश में किससे डील करता है। भाई साहब लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके बारे में बात करेगा। सो वो बात करता है बेटा हमारे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए और वीकर सेक्शंस हो गए। तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और वीकर सेक्शंस हैं, इनके बारे में उसमें जिक्र किया गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, Who among the following has the right to establish the bench of Supreme Court elsewhere in the country? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, समझो बेटा। अब होता क्या है, सपोज करो कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस समय दिल्ली में स्थित है। कल को माना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है वो कलकत्ता में बन जाए, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच हैदराबाद में बैठ जाए, बैंगलोर में बैठ जाए, तो इसका फैसला कौन ले सकता है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 130 में इसका जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो हमारे देश में दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के अलावा कहीं और शिफ्ट करना है तो उसका अधिकार किसके पास है, ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर आपको दिल्ली के बाहर कहीं और उसकी बेंच या सीट बनानी है तो उसका अधिकार बेटा याद रखिएगा हमारे देश में किसके पास है, उसका अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन के लिए राष्ट्रपति के पास भी जाना पड़ता है। लेकिन अधिकार बेटा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति से पूछकर ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 130 में संविधान में इसका जिक्र किया गया है। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो जवान, तुम लगे रहो। जैसे पुष्पा कहता है ना, मैं झुकेगा नहीं, तुम कहो कि मैं थकेगा नहीं। बहुत बढ़िया, डी फॉर ढोकला। अरे डी फॉर ढोकला नहीं, डी फॉर डाकू मंगल सिंह, लग जाओ। बहुत बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की गई है। द कंस्टिट्यूशन कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्या बात है भैया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाउस। पूछा गया है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते तुम। मैं गारंटी लिख देता हूं बेटा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब है कि उसे विधानसभा से आना चाहिए। अब भारत के दो बड़े एग्जाम्पल देख लो, हमारे योगी आदित्यनाथ साहब और हमारे उद्धव ठाकरे साहब। ये दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, तो कैसे सीएम बन गए। बिल्कुल गलत, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द कंस्टिट्यूशन कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, बिल्कुल नहीं, संविधान में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन का जवाब वही देगा जिसके दिमाग में सब कुछ फिट है। आप तुक्का नहीं मार सकते बेटा, ये यूपीएससी है, ये वो नहीं है बेटा ग्रुप डी का एग्जाम की तुक्का मार के कर लिया। ये यूपीएससी है। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, मजा आ गया, दिल खुश।
क्वेश्चन नंबर 311, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, वो बात समझ गया, अभी से उद्धव ठाकरे बचे हैं, क्योंकि बेटा अभी तो हमारे योगी आदित्यनाथ साहब अब तो वो लोअर हाउस से आ गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, पहले की बात कर रहा था। देखो बेटा, द पावर ऑफ पार्डन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग मर्सी जुडिस्डिक्शन। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 311 को देखो, करेक्ट पूछा गया है। तो बेटा आपको मालूम है आर्टिकल नंबर 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के अधिकार है कि वो मर्सी पिटीशन देख सकते हैं, जिसे दया याचिका कहते हैं। किसी इंसान को फांसी की सजा हुई, वो राष्ट्रपति के पास दया के लिए चला गया, साहब मुझे माफ कर दीजिए, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति कोई भी काम जो है वो पूछ के ही करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति ने कोई फैसला कर दिया है तो उस पर कोई भी रिव्यू नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। तो राइट आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। शाबाश, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह लगे रहो, आगे बढ़े रहो जवानों, क्या बात है। 311 का राइट आंसर ए है। बहुत बढ़िया, शाबाश, wow. The president is bound to act and on the aid and advice tendered by the council of ministers is a dash provision। तो भारत के राष्ट्रपति वही करेंगे जो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करने को कहेंगे। ये किस तरह का प्रोविजन है? क्या ये लीगल प्रोसीजर है, संवैधानिक है, कन्वेंशनल है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जिक्र है? आपको मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति वही करते हैं जो उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करने को कहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति महोदय वही करते हैं जो पीएम करने को कहते हैं। और इसका जिक्र भारतीय संविधान में कहां किया गया है? इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है। तो जाओ और आर्टिकल नंबर 74 उठाओ, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 74 में है तो संवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा है मेरे भाई, संविधान में लिखा है आर्टिकल 74 में कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु इज लेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल है भैया, आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है। वेरी गुड, वाओ। नेक्स्ट, अबाउट द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो भैया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अब ये क्वेश्चन तो भैया गलत होने का कोई सवाल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो बेटा मैं याद रखना तुम्हें एग्जाम सेंटर में भी छोड़ूंगा नहीं बेटा, वहां भी आ जाऊंगा अगर ये गलत कर दिया। बेटा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत, 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 गलत। यहां पर गवर्नर साहब आ जाएंगे हमारे। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। बेटा देखो, स्टेट लिस्ट हर काम जो है, स्टेट जो होता है वो हर काम स्टेट लिस्ट के मामले में करता है, लेकिन वो कॉन्करेंट लिस्ट पे भी तो काम कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेट लिस्ट के साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट में भी कर सकता है। नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। यार लाइक और शेयर, लाइक और शेयर की बड़ी कमी है यार। अब तुम लोग ऐसा करोगे यार, लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे जीवन चलेगा? जल्दी। Which of the following statements are correct for the writ of habeas corpus? क्या बात है, habeas corpus का क्वेश्चन है और रिट से आपको मालूम है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। देखो, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू द रिट अगेंस्ट द प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। The writ issued to enforce the fundamental right of an individual liberty against unlawful detention. Habeas corpus can be issued when detention is lawful. क्या बात है, habeas corpus का मतलब क्या होता है? habeas corpus का मतलब होता है you may have the body। हमें शक है व्यक्ति तुम्हारे पास
है और ये तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को इल्लीगली डिटेन किया जाए, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किया जाए या प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा किया जाए। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर लॉफुल डिटेंशन है तो हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये गया, ये गया, ये गया। इसे कहते हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट आंसर बाय एवरीवन। 1 and 2 ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। कहां रहते हो? हाँ बेटा, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है भाई, बिल्कुल किया जा सकता है। कूल, वेरी गुड। द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे भैया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे कहते हैं सहकारी संस्थान, तो हमारे देश में सहकारी संस्थान अगर आपको बनाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है 14, 19, 21, 25। फास्ट फास्ट फास्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अरे यार, तुम्हें पढ़ाया था कि नहीं हमने? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19C क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन। आपको भारत में किसी भी तरह के संगठन को बनाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 19 में आप किसी तरह का संगठन बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने यहां पर दिए हैं, शाबाश। तो हमारे 15 क्वेश्चन तो हो गए भाई, हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जरा बताओ कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चन सही हैं? तो पॉलिटी में कितना सही किए हो? आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में कितना सही किए हो? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भैया हिस्ट्री। अब इतिहास की बात आएगी भैया, और इतिहास में करना नहीं है गलती जरा सी भी। हिस्ट्री याद रखना मेरे बच्चों, सबसे टफेस्ट पोर्शन है तुम्हारे एग्जाम में। तो तुम्हारे एग्जाम में जो है हिस्ट्री जो है बच्चों सबसे टफेस्ट पोर्शन है, और हिस्ट्री को बिल्कुल गलत नहीं करना है भैया। ठीक है, पॉलिटी में इतने आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ऑन कर दी। ठीक है, पॉलिटी में इतने आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। 13 नंबर आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। नीलम आगे बढ़ाओ बेटा। पॉलिटी जो क्या है ना, वो स्कोरिंग पार्ट है। पॉलिटी इज अ स्कोरिंग पार्ट, इसमें नंबर बढ़ाओ अपने। चलिए, हिस्ट्री शुरू होगा अब देखो भाई साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which among the following legislation introduce diarchy system at the provinces? तो भैया आपको मालूम है कि प्रोविंशियल डायरकी की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी बताओ। तो प्रोविंशियल जो डायरकी है, कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है? एक होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एक होता है प्रोविंशियल डायरकी। तो प्रोविंशियल डायरकी की शुरुआत कब की गई थी? फास्ट। तो कौन से कानून के तहत हमारे देश में प्रोविंशियल? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी तक तो टफ नहीं था, बहुत अच्छी बात है बेटा। टफ नहीं, ये बात ये है कि तुमने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, बहुत बढ़िया। तो भैया आपको मालूम है कि ये हमारे यूपीएससी के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि एक तो प्रोविंशियल डायरकी कब आई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आई। तो प्रोविंशियल डायरकी जो है वो हमारी सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी, बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल डायरकी का कंसेप्ट आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथ। ये चौथ क्या था भैया? रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड बाय औरंगजेब, टैक्स टोल टैक्स इम्पोज्ड बाय शिवाजी, इरिगेशन टैक्स चार्ज्ड बाय अकबर, लैंड टैक्स लिवाइड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जल्दी देखिएगा। तो चौथ क्या है? हाँ जी, तो आपको मालूम है चौथ का मतलब होता है 1/4, 1/4। हाँ जी, तो चौथ का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो होता क्या था कि बेटा दो तरह के टैक्सेस थे मराठास में।
एक हुआ करता था आपका चौथ और एक होता था सरदेश मुखी। तो चौथ क्या था, ये लैंड टैक्स जो था वो शिवाजी लगाते थे नेबरिंग स्टेट्स पर। तो नेबरिंग स्टेट्स पर ये टैक्स लगाया जाता था चौथ, इसे 1/4। बिल्कुल सही बात है, चौथ का मतलब होता है चौथाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चौथ और सरदेश मुखी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मराठा टैक्सेस थे, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 318। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। क्या बात है, मौर्यन एम्पायर को आइए देखते हैं, समझते हैं और जवाब देते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्लेवरी वॉज लार्जली एब्सेंट इन मौर्यन एम्पायर। तो इनका कहना है कि मौर्य साम्राज्य में जो है गुलाम नहीं हुआ करते थे। मौर्यन गवर्नमेंट हैड इक्वल कंट्रोल ओवर ऑल द रीजन्स ऑफ इट्स एम्पायर। क्या बात है, देखो बेटा, अगर मौर्यन एम्पायर की हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, अपनी तलवार छोड़ दी। और तलवार छोड़ने के बाद उनका सिर्फ मकसद था बौद्ध धर्म का प्रमोशन। अब उस चक्कर में जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था, उत्तर पश्चिमी भारत, जहां से सारे लुटेरे भारत में घुसते थे, उसको जो है अशोका ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और इसी वजह से विदेशियों को भारत में घुसने का आसान मौका मिला। तो प्रॉब्लम यह थी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया था अशोका ने। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्लेवरी जो है बेटा वो बहुत पॉपुलराइज थी मौर्यन एम्पायर में, और स्लेव्स जो हैं वो बहुत सारा काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भाई साहब आई एम रियली सॉरी गलत है। सो राइट आंसर विल बी 1। तो स्लेवरी वाज लार्जली एब्सेंट। हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 318 को देखेंगे। सॉरी, स्लेवरी यहां लिखा है एब्सेंट, सॉरी स्लेवरी एब्सेंट नहीं थी, प्रेजेंट थी, तो ये भी गलत है। तो अगर देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा, क्योंकि स्लेव्स बहुत ज्यादा मौर्यन एम्पायर में थे। सो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, देखिए वाओ लिख के आ रहा है। ये हमारे एम्बाइब का कारनामा है। अभी तक क्या होता है ना, आप आंसर देते हैं, अब आप सोचिए आप आंसर दे रहे हैं और कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी ऐप खुद आपकी तारीफ कर रही है। वाओ, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एम्बाइब को डाउनलोड करें और जाकर देखें कि भाई साहब आपको जो है किस तरह की चीजें वहां मिल रही हैं। ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसा समंदर है जहां से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। यू विल गेट एवरीथिंग जो तुमने सोचा होगा। यू नेम इट, वी हैव इट, एवरीथिंग इज ऑन आवर ऐप। गो एंड विजिट द ऐप राइट नाउ। थैंक यू। नेक्स्ट, इन द गुप्ता एम्पायर परम भट्टारका कौन होते थे? परम भट्टारका भैया, ये गुप्ता एम्पायर आपने पढ़ी होगी, जिसमें चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, रामगुप्ता, स्कंदगुप्ता, कुमार गुप्ता। तो परम भट्टारका क्या था? काउंसिल ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंचार्ज ऑफ ग्रेनरीज, या द टाइटल अडॉप्टेड बाय गुप्ता किंग्स। बिल्कुल सही है, ये गुप्ता किंग्स जो हैं। नेक्स्ट आता है, देखिएगा, Who among the following had issued the coin rupee for the first time? अरे यार देखो, कॉइन जिसका नाम था रूपी, रुपया। हाँ जी, सबसे पहले किसने इशू किया था भारत में? ये सिक्के लेके घूमते हो ना जेब में, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के। हाँ, ये इसका कंसेप्ट भारत में कौन लेकर आया था, जल्दी बताओ। तो ये रूपी जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? फास्ट रुपीज। हाँ देखिए, इस तरह के पहले सिक्के आते थे। और आपको मालूम है कि हमारे देश में एक शासक आया था जिन्हें हुमायूं को खदेड़ा था, जिसका नाम था बेटा शेर शाह सूरी। वैसे इनका असली नाम तो फरीद खान था। तो शेर शाह सूरी के बारे में सबने सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाई थी। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी है, शानदार, जबरदस्त। अबे खिलजी कहाँ आ गए अक्षय, तुम खिलजी के पीछे पड़े हो, यहाँ शेर शाह सूरी ने सिक्के निकलवा दिए। आगे देखो, नेक्स्ट, Consider the following. Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj 1875. The Arya Samaj repudiated the authority of the caste system. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family. बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 321 को, गलत होने का कोई सवाल नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम था बेटा मूल शंकर, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था सबसे पवित्र जो है वेद हैं, तो उन्होंने एक नारा दिया था, गो बैक टू वेदास।
गो बैक टू वेदास, वेदों के तरफ चलो, क्योंकि उनको लगता था कि समाज जो है उसमें बहुत सारी बुराइयां हो चुकी हैं और वेद ही सिर्फ पवित्र बचे हैं, इसीलिए वो कहते थे गो बैक टू वेदास। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने आर्य समाज बनाया था, ये भी सही है, ये भी सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 का 3। बहुत अच्छे, शाबाश। 1 2 का 3, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 322। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कालिदास रोट बिफोर राइटिंग अभिज्ञानम शकुंतलम? भाई साहब क्या बात है, कालिदास के बारे में तो सबने सुना होगा। भाई सब लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार में जो है नवरत्न हुआ करते थे, बिल्कुल सही, इसमें बीरबल विरबल हुआ करते थे। लेकिन आपको क्या मालूम है ये बात कि अकबर ने 9 रत्नों का कंसेप्ट चोरी किया था। वो कंसेप्ट चोरी किया था गुप्ता डायनेस्टी के राजा चंद्रगुप्ता 2 में। तो चंद्रगुप्ता 2 के दरबार में नवरत्न थे और चंद्रगुप्ता के 9 रत्नों में सबसे फेमस थे हमारे कालिदास बाबू। कालिदास बाबू ने अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी थी, तो सबको मालूम है। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या लिखा था? तो विक्रम उर्वशीयम लिखा था, ठीक है, मला मित्रम लिखा था, उसके बाद स्वप्ना सुंदरम लिखा था, कादम्बरी। तो जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। सो कालिदास साहब ने कौन सी किताब लिखी थी? तो कादम्बरी तो बेटा हो नहीं सकती, क्योंकि कादम्बरी को लिखा था आपके बाणभट्ट ने, ये तो हर्षवर्धन के दरबार में था। तो चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा तो गारंटी नहीं होगा। ये दोनों बिल्कुल सही यहां पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ए हो जाएगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर, शाबाश, यस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फेमस ट्रैवलर इब्न बटूटा। अरे इब्न बटूटा के बारे में तो सबने सुना होगा, इब्न बटूटा। वो कहानी कौन सी पिक्चर आई थी? हाँ, मैं नाम भूल गया, इब्न बटूटा, कुछ ऐसा गाना था ना, बड़ा बढ़िया था। He was a Moroccan traveler. He narrated his experience while traveling to the subcontinent in the 14th century in Kitabul Hind. He was sent as an envoy of the Sultan of Delhi to China. इब्न बटूटा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इब्न बटूटा was a very famous traveler from Morocco. और वो विजयनगर एम्पायर में भी गया था, कर्नाटका में हम्पी के बारे में आपने सुना होगा, और उसके अलावा दिल्ली सल्तनत में ही वॉज वेरी फेमस ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आपको मालूम होगा कि इब्न बटूटा ने भारत में आके किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सफरनामा, जिसे रेहला कहते हैं। ये किताबुल हिल्म तो बेटा महमूद गजनबी के समय में अल बरूनी ने लिखी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब लगा दो एलिमिनेशन, दूसरा हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो चले गए बाहर। उसके बाद ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर, 100% सही है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर अपने आप ही सामने आ गया कि बी इज द राइट आंसर, 1 and 3। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बी 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 इज द राइट आंसर, 1 and 3, शाबाश। इसे करते हैं सबमिट, पक्का? जय हिंद, लगा दिया, सही निकला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओहे ओए, क्या बात है, क्रोनोलॉजी को समझिए, है ना? हाँ, क्रोनोलॉजी में लगाना है, जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। कुछ याद आया? किसी ने कहा था संसद में, क्रोनोलॉजी को समझिए, जरा इसकी क्रोनोलॉजी लगाइए। संथल रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट, सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन, बिरसा मुंडा रिबेलियन। बिरसा मुंडा को बहुत लोग जानते होंगे, झारखंड बिहार के जो लोग हैं उनके लिए बेटा वो धरती पुत्र थे भाई साहब, बिरसा मुंडा साहब, द ग्रेट रिवोल्यूशनरी। तो सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन मुझे याद है कुछ 1790 के आसपास हुआ था, है ना? संथल रिबेलियन मुझे याद है कुछ 1855 के आसपास हुआ है। इंडिगो रिवोल्ट जब अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे बंगाल में, 1859 के आसपास हुआ है। और बिरसा मुंडा साहब 1899 के आसपास, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। तो पहले नंबर पे 3 आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। सो 3 1 2 4 कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये है, पक्का यही होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी एमवाइब की ऐप क्या कहती है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, ये खासियत है। आइए देखते हैं, 3 1 2 4 लगा दिया, बताओ सही है गलत है? सही है, देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। हाँ जी,
Which among the following is the correct about the doctrine of lapse? ये तो आपने सुना है भाई साहब, ये जो है ना, ये अंग्रेजों की बड़ी गंदी नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे कहते हैं विलय की नीति। अब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हैं जिनकी खुद के बच्चे हैं, तो अंग्रेजों ने देखा कि राजा महाराजा साहब जब मर जाएंगे तो उनके बच्चे राजा बन जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनके खुद की कोई औलाद नहीं, उन्होंने बच्चे गोद ले रखे हैं। तो अंग्रेजों ने एक नियम निकाल दिया भाई साहब। अंग्रेजों ने कहा कि अगर जो है, अगर राजा की खुद की अरे लतिया देना, अरे यार सुन लो, पढ़ लो, बाद में बात करेंगे। ये देखो शराब बना रहे हैं, गंदी बातें, तुम लोग नहीं सुधरोगे नहीं। ये कौन सा बोतल बनाई है, कौन सी गिलास में क्या भरा है? तो अंग्रेजों ने कहा कि जब राजा जो हैं उनकी खुद की औलाद नहीं होगी तो उनके जो एडॉप्टेड बच्चे हैं वो राजा नहीं बन सकते भाई साहब। और अंग्रेजों ने इस कानून के तहत जो है बहुत सारे साम्राज्य छीन लिए, जैसे कि 1848 में सतारा, 1849 में संभलपुर और जैतापुर, 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर। सो राइट आंसर यहां पे क्या होगा? एक सेकेंड, तो भाई साहब जल्दी बताओ, बातें नहीं बेटा, आंसर दो मुझे। तो इट मेड द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स कंपलसरी इफ द एडॉप्शन ऑफ अ हायर हैड नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश। बिल्कुल सही है। तो अगर अंग्रेजों ने एडॉप्शन को लीगल नहीं माना है तो उस कंडीशन में साम्राज्य जो हैं वो करा दिए जाएंगे। चलिए 325 का राइट आंसर डी है। 26, Which one among the following is not a characteristic of a ऋग वैदिक आर्यंस? क्या बात है, ये देखिए वेदों की बात हो रही है, तो ऋग वैदिक आर्यंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? They were acquainted with horses, chariots and the use of bronze. They were acquainted with the use of iron. They were acquainted with the cow, which formed the most important form of wealth. They were acquainted with the use of copper. With the use of copper and modern plowshare. क्या बात है। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भाई सबको मालूम है कि सबसे पहले कौन सा मेटल आया था? सबसे पहले मेटल आया था कॉपर। कॉपर के बाद क्या आया बेटा? कॉपर के बाद आया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बाद क्या आया? आयरन। आयरन कब आया? 6th सेंचुरी बीसी में। और ये कब थे? ये तो बहुत पहले थे। तो जाहिर सी बात है आयरन, बेटा लोहे की कोई जानकारी नहीं थी वैदिक लोगों को। तो वैदिक पीपल हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द आयरन। आयरन का जिक्र महाजनपद में सबसे पहले आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज बी। क्या बात है, देखिए सारे आंसर सही आ रहे हैं भाई। आज तो बिल्कुल तबाही काट देंगे बाबा। क्या बात है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देव, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग्स टू? बेटा मैंने आपको कई बार पढ़ाया, देखो जब भी बात उड़ीसा की आए, उड़ीसा के 3 मंदिर हमेशा याद रखना भैया। उड़ीसा के 3 मंदिर हमेशा याद रखना। सबसे पहले द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसे गोल्डन पगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, और तीसरा लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो सन टेम्पल है कोणार्क का, इसकी खासियत जानते हो क्या है बेटा? ये टेम्पल की खासियत क्या है? इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल इतना शानदार है कि इस टेम्पल की कोई परछाई नहीं पड़ती है। यस, बहुत बढ़िया है। और इस टेम्पल को बनवाया था एक बहुत ही फेमस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम था नरसिम्हा देव वन। वेरी गुड, शाबाश। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, बढ़ाते रहो सेशन को सब लोग। वेरी गुड। यार जोश नहीं आता है। तुम्हें मालूम है एक चीज, तुम बैठे हो पता नहीं भारत के किस शहरों में, मैं बैठा हूं बैंगलोर में, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम मुझे टीवी पे देख रहे हो। यार हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन है, लाइक एंड शेयर। तब तुम लाइक करते हो ना, तब मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास अच्छी लग रही है। हाँ, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया कमेंस? भाई हमारे देश में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, किसके साथ शुरू हुआ था? दांडी मार्च के साथ। नॉन टैक्स कैंपेन बाय सरदार पटेल, द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय नेहरू, या महात्मा गांधी गोइंग टू फास्ट? बहुत आसान है।
तो बेटा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैसे हुआ था आपको मालूम है? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 12 मार्च 1930 को हमारे जो बापू हैं महात्मा गांधी बेटा लाठी लेकर जो हैं साबरमती से दांडी 400 किलोमीटर पैदल चले गए थे। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर इज ए, दांडी मार्च। बेटा हमारे गांधी जी की सबसे ज्यादा खासियत जानते हो, कैरिस्मैटिक थे। मतलब भाई साहब वो 450 किलोमीटर पैदल चले गए भाई साहब, क्या बात है, शानदार दांडी मार्च। बापू आपकी बहुत याद आती है, आपको आज होना चाहिए भारत में। तो बापू ने किया था ये, बिल्कुल सही है, शाबाश। आइए भैया क्रोनोलॉजी को समझिए, जरा क्रोनोलॉजी का आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, चौरी चौरा की घटना और पहली गोलमेज सम्मेलन। अब बताओ इस क्रोनोलॉजी को समझाए कोई मुझे। भाई साहब पार्टीशन ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, सब लोग बताएं मुझे। भाई अंग्रेजों ने जानबूझ के बंगाल का विभाजन किया था क्योंकि बंगाल था बहुत बड़ा और बंगाल में हिंदू मुसलमान रहते थे साथ। अंग्रेज जानते थे अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो भैया बड़ी परेशानी हो जाएगी। अंग्रेजों ने बहाना क्या दिया, बंगाल बहुत बड़ा है यार, बंगाल को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन भैया 16 अक्टूबर 1905 का दिन था, ऐतिहासिक, ये बहुत गंदी घटना थी। चौरी चौरा आपको मालूम होगा, चौरी चौरा एक जगह है बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वहां पर एक शांत जुलूस निकल रहा था और पुलिस ने उस जुलूस पर लाठी चला दी और उसके बाद गोलियां चला दी। लोग नाराज हो गए, लोगों ने पुलिस थाना ही फूंक दिया और 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। गांधी जी नाराज हो गए, गांधी जी ने कहा तुम हिंसा करते हो। यह घटना बेटा फरवरी 1922 में हुई थी और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था। बिल्कुल सही है, तो क्रोनोलॉजी समझानी थी तो 1 2 3 सारा साथ लगा हुआ है, क्या बात है। ये दबाया और ये रहा आंसर 1 2 3, शाबाश। चलो फिर से आ गया यार ये। एक और क्वेश्चन आपका, क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए और लगाइए आंसर, बताइए। तो रोलैट्स एक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं और इल्बर्ट बिल है, क्या बात है। आपको मालूम है इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो भारतीय जज भी थे और अंग्रेज जज भी थे, लेकिन इस कानून के तहत भारतीय जजों को अधिकार मिल गया था कि अंग्रेजों को सजा सुना दें। फिर अंग्रेजों ने इस कानून गड़बड़ हो गया भैया, उन्होंने वापस खींच लिया। यह घटना हुई थी 1883 में, बहुत बढ़िया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म सबको मालूम है, यहां पर अंग्रेजों ने गंदगी शुरू करी और मुसलमानों को आरक्षण देके हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया, बिल्कुल सही है, ये 1909 की घटना है। गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में, जिसके बाद सरदार भगत सिंह साहब को फांसी हो गई थी भाई साहब। और रोलैट्स एक्ट आप जानते हैं, अंग्रेजों का काला कानून, जिसका विरोध करने के लिए आप लोग ने सबने सुना होगा इस कानून का विरोध करने के लिए लोग पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू खान को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसका विरोध हुआ और वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। 1581 भारतीय लोगों की मौत हो गई वहां पर। तो भाई साहब क्या होगा, पहले नंबर पे 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। 4 3 1 2 कहीं दिख रहा है, 4 3 1 2 दिख गया मुझे, 4 3 1 2 कहां पर है बिल्कुल सही है भाई साहब। हिस्ट्री खत्म यार, क्या मजा आ रहा है यार आज तो मतलब हंसी मजाक लगातार चल रहा है और हमने पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म कर दिया। 30 क्वेश्चन हो गए, अब शुरू होगा भूगोल। और आपको मालूम है कि भू गोल है, कहते हैं ना भू तो गोल है भैया हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा एक कंफ्यूजन है, तुम लोग को शायद मालूम होगा, एक कंफ्यूजन है, उसको हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो। वो ये है कि जलियांवाला बाग, आधे ज्यादा भारत में आप लोगों से पूछिए कि जलियांवाला बाग की जो घटना थी, जो जनरल डायर ने की थी, उसकी हत्या किसने की। लोग कहेंगे कि सरदार उधम सिंह जी ने उसकी हत्या करी, बिल्कुल गलत है बेटा। जो डायर थे, एक जनरल रेजिडेंट डायर था और एक माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर था, जिसने ऑर्डर दिया था जनरल डायर को कि गोली चलवाओ। तो जो सरदार उधम सिंह साहब है ना, उन्होंने जनरल डायर की हत्या नहीं की थी, माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जो कि जिसने ऑर्डर दिया था गोली चाल करने का, ठीक है। ओके, Which one of the following is a good link between ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। क्या बात है, ये देखिए, इस जंगल को पहचानिए, है ना, भूजो तो जाने, मुझे भी नहीं मालूम कौन सा है। एनीवेज, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है,
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, या नागरहोल नेशनल पार्क है? इनके बारे में सबने सुना होगा। हाँ जी। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, अगर आप तुम समझो, यहां पर देखो बेटा, मैं जरा तुमको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं और ये हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का जो लिंक है वो ये है, ये। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में ये लिंक है, ये नीलगिरी इसके आसपास, इसे कहते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ना, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक लिंकअप है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज बी। वाओ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो? ये देखो कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है। वॉल्केनो कई तरह के होते हैं बेटा, शील्ड वॉल्केनो है, कॉम्प्लेक्स वॉल्केनोज हैं। कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो के बारे में पूछा गया। थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो आपको ऑप्शन चारों देखने लगेंगे। हाँ जी, चलिए देखिए। तो वॉल्केनो दैट हैज एन एसोसिएटेड वॉल्केनिक डोम आइदर इन इट्स क्रेटर ऑन इट्स फ्लैंक, volcanoes that have steep sided cones formed from the layers of ash and lava, volcanoes that are low with gently sloping slides and are formed from layers of lava, none of the above। तो बेटा ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स वॉल्केनोज होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 332 को देखो, कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो। बेटा कॉम्प्लेक्स नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनके अंदर। मतलब ये ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें क्या होता है, ऐसे, मतलब कि एक ऐसे वॉल्केनो होते हैं जहां पे डोम या तो उसके क्रेटर में होगा या फ्लैंक में होगा। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ए इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट, आहा, ऐसा क्वेश्चन बेटा मुझे बहुत पसंद है, मतलब सच बताऊं मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे क्वेश्चन यही होते हैं। इसे कहते हैं भूजो तो जाने। मतलब मैंने आपको एक कैरेक्टर बता दिया, अब मैं पूछ रहा हूं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति का जन्म यहां हुआ था, इसने ये पिक्चरें की थी, तो आप आइडेंटिफाई करिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया और इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। सबको मालूम है दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। कभी शिरडी गए होंगे, वहां पर यह रिवर मिलेगी आपको। इंद्रावती एंड प्राणहिता आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। ये हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं? बताओ किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं? चलो एक हिंट देता हूं, इस रिवर पे बेटा महाकुंभ लगता है, इस रिवर पर महाकुंभ भी लगता है। बताओ कौन सी नदी है? आपको मालूम है कि हमारे देश में महाकुंभ सिर्फ 3 नदियों पे लग सकता है। कौन कौन सी नदियों पे महाकुंभ लगता है? एक तो है गंगा, जो कि आपका इलाहाबाद और हरिद्वार में लगता है। दूसरी रिवर है शिप्रा, जो कि उज्जैन है। और तीसरी रिवर कौन सी है? हमारी गोदावरी, जो कि नासिक में। बिल्कुल सही है। सो गोदावरी इज द राइट आंसर। शाबाश, राइट आंसर डी है। बहुत बढ़िया। यहां पे बात गोदावरी की हो रही थी। फटाफट जाओ और एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करो यार। एम्बाइब ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है, जाओ और प्ले स्टोर पर आपको एम्बाइब की ऐप मिलेगी। ठीक है, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आप जो दुनिया भर की किताबें डिफेंस के लिए खरीदते हैं वो सब हमने आपके लिए लगा दी हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव कर रखे हैं। तो आज ही एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें या www.embaib.com पर अभी आप हमें विजिट करके लॉगिन कर सकते हैं और हमारी AI बेस्ड प्लेटफॉर्म का पूरा मजा ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 334, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ एंड देयर कंपोजिशन। ठीक है, हाँ जी। देखो बेटा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जब बात हो रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो सिलिका एंड आयरन। ओशियानिक क्रस्ट, सिलिकॉन एंड एल्युमिनिया। मैंटल, ओलिवीन। कोर, निकल एंड आयरन। क्या बात है, कौन सा सही है? जल्दी बताओ कौन सा सही है। भाई आपको मालूम है हमारे अर्थ में सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर मैंटल और फिर हमारा कोर। तो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो भैया कोर में तो हैवी एलिमेंट्स है, निकल, आयरन, इसीलिए इसे नाइफ कहा जाता है, NIFE। तो चौथा स्टेटमेंट तो गारंटी सही है। इसका मतलब है ये गया बाहर, 100% बाहर। मैंटल जो होता है उसे एल्यूवीन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी गारंटी सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब कोई बाहर नहीं गया।
ओशियानिक क्रस्ट सिलिकॉन एंड एल्युमिनिया, बेटा ये सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम हो जाएगा ना, सीमा, ये गलत है, मतलब दूसरा तो नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, मतलब ये भी गया ये भी गया। देखो आंसर तुम्हारे सामने आ गया। सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो भैया हमारे देश में कौन सी पश्चिम में बहने वाली रिवर है? बहुत आसान है, आपको मालूम है कि भारत में 90% नदियां जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है और 10% रिवर्स जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग है। देखो बेटा, ज्यादातर रिवर ऐसे जाती हैं, कुछ रिवर ऐसे आती हैं, तो कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। अरे यार सबको मालूम है, जल्दी बताओ कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? जल्दी जल्दी जल्दी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। सबको मालूम है हमारी कौन सी रिवर है। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस रिवर पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल स्थित है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, बेड़ा घाट। कभी जबलपुर जाइए मध्य प्रदेश में, वहां मिलेगा आपको। बिल्कुल सही है, नर्मदा इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग पासेस लिंक्स लहासा विद लद्दाख? तो कौन सा माउंटेन पास है जो लहासा को जो है लद्दाख से जोड़ेगा? लहासा कहां है बेटा? तिब्बत में। और लद्दाख को कौन जोड़ता है? लनकला, बुर्जिल, बाबूसर या खाइबर? जल्दी बताओ। हाँ जी, 336। तो कौन सा पास है जो कि लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लहासा कहां है? लहासा बेटा आपका तिब्बत में है और लद्दाख तो आप जानते ही हैं। तो लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, उस पास का नाम है बच्चों हमारा लानकला। लानकला पास इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, लनकला, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओए होए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोरल रीफ्स, कोरल्स के बारे में आप जानते होंगे। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो पूछा गया है कि भारत के कौन से क्षेत्र में कोरल्स नहीं पाए जाते हैं। आपको मालूम है कोरल्स बनते कैसे हैं? समुद्र के अंदर एक बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बेटा कहा जाता है पॉलिप्स। और पॉलिप्स की बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल स्केलेटन है, जब धीरे धीरे पानी पे एक्यूमुलेट होती हैं तो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स दे कन्वर्ट इनटू द कोरल आइलैंड्स। तो कोरल आइलैंड्स आपको लक्षद्वीप तो बिल्कुल पूरा कोरल ही कोरल है, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार, गल्फ ऑफ कैम्बे। तो कहां पर कोरल्स नहीं मिलेंगे? 337 को देखिएगा। तो भारत में अगर कोरल्स नहीं मिलेंगे तो आपको गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं मिलेंगे। तो गल्फ ऑफ कैम्बे का जो एरिया है ना, ये कोरल्स के लिए फेवरेबल नहीं माना गया है। द टर्म सॉइल इम्पॉवरिशमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉइल इम्पॉवरिशमेंट, ये इसका मतलब क्या है? सॉइल इम्पॉवरिशमेंट, थोड़ा नाम से इनमें ना, इम्पॉवरिशमेंट, इम्पॉवरिशमेंट मतलब इंप्रूवमेंट। तो सॉइल इरोजन, सॉइल डिप्लोजन, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल गेटिंग एनरिच विद प्लांट न्यूट्रिशंस। हाँ जी, तो सॉइल इम्पॉवरिशमेंट का मतलब क्या है? 338 समझ रहे हो? मतलब न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं सॉइल में। इम्पॉवरिशमेंट मतलब राइट आंसर विल बी सी, सॉइल गेटिंग डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशंस। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आहा क्या भारत का नक्शा है, सैल्यूट मान लो भाई सब लोग, बहुत बढ़िया। पूछा गया द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल? तो भारत में जो सॉइल्स पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा सॉइल का एरिया कौन सा है? इंसेप्टिसोल्स हैं, एंटीसोल हैं, एल्फीसोल है या वर्टिसोल है? सबको मालूम है 40% एरिया भारत में किस सॉइल से है? तो भारत में बिल्कुल सही है, 40% एरिया बेटा जो है वो बेसिकली इंसेप्टिसोल्स मिलते हैं। बिल्कुल सही है, इंसेप्टिसोल्स इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लाइक और शेयर होते रहना चाहिए लगातार। जब लाइक और शेयर नहीं होगा तो भाई मेरी एनर्जी जो है धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो लाइक और शेयर होगा
तब जीवन में आएगा मजा, वरना भाई मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बारडोली चेहरा रिफर्स टू? ये बारडोली चेहरा क्या है यार? हाँ जी, जल्दी बताओ। लोकल विंड्स इन असम रीजन, टाइप्स ऑफ जीरा ग्रोन इन बारडोली रीजन, ट्राइबल फेस्टिवल इन मणिपुर, मैमल नोन फॉर इट्स मीट। बारडोली चेहरा सबको मालूम है। बारडोली, थोड़ा इसे आप जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश करो। बारडोली, बारडोली कौन थे बेटा? द वेरी फेमस लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली। लोकीनाथ बारडोली कौन है? हाँ जी, गोपीनाथ बारदोली साहब कौन है आपको मालूम है? गोपीनाथ बारदोली द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम के पहले चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, उन्हीं के नाम पर है लोकल विंड इन असम रीजन। तो असम रीजन में जो लोकल विंड है उसे कहा जाता है। वेरी गुड, वाओ, क्या बात है। पूछा गया है कि कौन सा सेडिमेंट्री रॉक ऐसा होता है जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो जाता है? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है? बहुत आसान। तो विच ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड? सॉरी, शेल, शर्ट, हैलाइट या चॉक? जल्दी बताओ। हाँ जी, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। 341। तो कौन सा सेडिमेंट्री रॉक ऐसा है बच्चों मेरे जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है? राइट आंसर इज डी, दैट इज चॉक। चॉक इज द राइट आंसर। राइट आंसर डी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दामोदर रिवर। दामोदर के बारे में आपने सुना होगा। दामोदर, जिसे बेटा सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, यह बंगाल का दुख है। इस रिवर की वजह से असल बंगाल में बहुत बाढ़ आती थी। जैसे कोसी है ना, जिसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, चाइना का शोक हुआंगहो, सुना होगा इनके बारे में आपने। दामोदर ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द छोटा नागपुर। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, बराकर एंड शारदा इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। अरे यार, अरे यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 342, आसान क्वेश्चन भाई। पहली चीज, बराकर और शारदा इसकी ट्रिब्यूटरी तो बिल्कुल नहीं है बाबा। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत। तो तीसरा स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। लो, जब तीसरा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता तो लगा दो भैया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगा दो। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2। बहुत अच्छे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? क्या बात है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन जल्दी बताओ। हमारा जो ब्रह्मांड है बेटा, जो उसका ओरिजिन है, कौन सी थ्योरी में बताया गया है? नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी या प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस? जल्दी बताओ। प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। तो भैया हमारा जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन जो है कौन सी थ्योरी में बताया गया है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फास्ट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताया गया है द बिग बैंग थ्योरी। यस, वेरी गुड। तो बिग बैंग थ्योरी इज द राइट आंसर। द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। वाई? बताओ भैया, हम हमेशा मून का एक ही साइड क्यों देख सकते हैं, दूसरा साइड क्यों नहीं देख सकते हैं? जल्दी बताओ। तो हमें चंद्रमा का हमेशा जो है एक ही साइड दिखता है, दूसरा साइड क्यों नहीं दिखता है? रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। Moon doesn't rotate around its own axis, it remains stationary. The moon rotates about its own axis in days, which is about the same time that takes about the orbit of Earth. Both moon and Earth has same rotational speed. बेटा इसके पीछे कारण क्या है? जल्दी बताओ कि हमेशा मून का एक ही साइड क्यों देखते हैं?
तो इसका राइट आंसर ये है बेटा कि द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन डेज विच इज अबाउट द सेम टाइम टेक्स ऑर्बिट द अर्थ। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। बेटा 344 का राइट आंसर सी होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल। कर्च स्ट्रेट समटाइम्स इन न्यूज लोकेटेड बिटवीन, अच्छा बताओ ये कर्च स्ट्रेट कहां पर स्थित है? 345 कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी एंड एगन सी, ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, सी ऑफ मारमरा एंड एगन सी, एड्रियाटिक एंड आयोनियन सी। जल्दी बताओ, इसे सुना होगा आपने कर्च स्ट्रेट। हाँ जी। सो कर्च स्ट्रेट समटाइम इन न्यूज कहां पर है? जल्दी बताओ 345 कर्च स्ट्रेट कहां पर है? जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बेटा। तो आपका जो कर्च स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, हाँ जी, स्मॉल वाटर बॉडी होती है। हाँ जी। सो ये बेसिकली ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव के बीच में है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज बी। चलो भाई, तो हमारा जो है ज्योग्राफी खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं और उसके बाद 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स बेटा गलत मत करना, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। करंट अफेयर्स अगर गलत कर दी तो सिलेक्शन रुक जाएगा बेटा। करंट अफेयर्स को गलत मत करना, कुछ भी करना, कुछ भी करना, करंट अफेयर्स को गलत मत करना, ठीक है बेटा, वरना तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो 5 क्वेश्चन अब है हमारे इकोनॉमिक्स के, आसानी है। Which among the following employment are part of unorganized sector? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्वीपर वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाउस होल्ड इंडस्ट्री विद 8 एम्प्लॉय, रिक्शा पुलर, डोमेस्टिक सर्वेंट। जल्दी बताओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बच्चों मतलब होता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना हो, जैसे इंश्योरेंस है, मेडिकल है। तो जाहिर सी बात है अगर एक स्वीपर जो है पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, रिक्शा पुलर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब के सब जो हैं बेटा आपके, ये सारे के सारे आपके अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, हाँ जी, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं। राइट आंसर इज बहुत बढ़िया डी। 1 2 3 4। The Reserve Bank of India monitors which of the following indicators in the banking system? तो आरबीआई पूछा गया है क्या क्या मैनेज करता है बाबा। तो कैश फ्लो विद बैंक्स, क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, स्पूरियस ट्रांजैक्शंस। हाँ जी। तो आरबीआई क्या क्या देखता है बेटा, सबको मालूम है। तो आरबीआई क्या क्या देखता है? जल्दी बताओ फास्ट। तो आरबीआई जो है बेटा कैश फ्लो भी देखता है, क्रेडिट एक्टिविटीज, स्पूरियस ट्रांजैक्शन, सब कुछ देखता है आरबीआई। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। 1 2 का 3। वाओ, ओहो। इन्फ्लेशन में रिजल्ट फ्रॉम देखो इन्फ्लेशन कैसे होता है। 348 A reduction in the total productive capacity of economy even as more and more people are employed. ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। भैया देखो इन्फ्लेशन की बात हुई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा बेटा देखो, लिक्विडिटी जब ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लिक्विड्स होंगे वो हमेशा कम हो जाएंगे। भाई लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा का मतलब है कि सप्लाई हमेशा कम होगी। तो जाहिर सी बात है ओवर सप्लाई तो हो ही नहीं सकती ना इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में ओवर सप्लाई कैसे होगी? इन्फ्लेशन में तो चीजें मार्केट में कम हो जाती हैं मेरे भाई। सो राइट आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 इज द राइट आंसर। Which of the following best describes anti-dumping duty?
ये भैया एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? 349। एंटी डंपिंग, a protectionist tariff imposed on imports that are priced below fair market value. An import tax imposed on certain goods in order to prevent piracy. Tax imposed on the import of goods pertaining to core industrial sectors. या none of the statement A, B and C is correct. 349. बेटा इसका right answer will be A. A will be the right answer. ठीक है, ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है, इम्पोज किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, इंपोर्ट्स जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ए इज द राइट आंसर जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जल्दी बताओ। 350। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? फास्ट। Closed economy, the money supply is fully controlled. Deficit financing takes place, only exports takes place, neither export nor imports takes place. अब closed economy क्या है बेटा? Closed economy जैसे हमारे वो है ना, किम जोंग उन, क्या नाम है उनका? ठीक है, हाँ जी, तो किम जोंग उन नहीं है बेटा, वो हमारे नॉर्थ कोरिया वाले, वो closed economy में चलते हैं। तो closed economy का मतलब क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब बेटा एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ना कोई चीजें अंदर आएंगी देश के, ना कोई चीजें देश के बाहर जाएंगी। ठीक है, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट्स, तो ना दा एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया भैया हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ जी, लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, लेट्स बिगिन। बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इन 2021। सबको मालूम है भैया G20 की मीटिंग अब कहां चलेगी हर साल? आपको मालूम है, पहले सऊदी अरब था, सऊदी अरब से अब लीडरशिप किसको मिली है, फिर किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, जल्दी बताओ। तो सऊदी अरब की लीडरशिप खत्म हुई है, अब है इटली की, फिर इंडोनेशिया, फिर भारत। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज इटली। हाँ जी, तो G20 की कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इटली रोम में हुई है। इस साल G20 से जितने क्वेश्चन आए हमेशा याद रखिएगा, सब होगा इटली। ठीक है, हाँ जी, हु हैज वन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021, जल्दी बताओ। सो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसको मिला है? भाई आप जानते हैं कि हमारे जो हैं लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब, आपको मालूम है ये अवार्ड जो है बहुत ही फेमस अवार्ड है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसको मिला है? ठीक है, संजय गुप्ता हैं, दीपक तिलक हैं, साइरस पूनावाला हैं, अद्यार पूनावाला है। हाँ भाई, सब लोग बताओ, सबको मालूम होना चाहिए लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है। सो लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है हमारे वेरी फेमस साइरस पूनावाला। सबको मालूम है साइरस पूनावाला साहब कौन है? यस, साइरस पूनावाला तो सब लोग जानते ही होंगे। साइरस पूनावाला साहब, हाँ जी, सबने लगवाया है ना वैक्सीन कोविशील्ड, हाँ उसी के मालिक हैं भैया साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ जी, कोविशील्ड लगवा ली है कि नहीं लगवाई है? हाँ लगवा ली, गुड। इन द ईयर 2021 हु बिकेम द ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रहा हूं, ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, गारंटी लिख लो बेटा। तो ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर जिसने बेटा ओलंपिक में जीता है इस बार गोल्ड मेडल, हाँ जी, चाइना से हैं, सबको मालूम होना चाहिए। 37 ईयर्स, 37 साल की उम्र में इन्होंने जीता है भाई साहब। जी हाँ, 37 ईयर्स की एज में जीता है। इनका नाम है लुई जियाओजुन। हाँ जी, लुई जियाओजुन, हाँ जी, 37 ईयर्स ओल्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 37 ईयर्स की ओल्ड में। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक इवेंट। अभी टोक्यो में ही जीता है, पहली महिला जिन्होंने, जल्दी बताइएगा, कि एक ही ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं।
जैनेट इवांस, कैटी लड़की, एमा मैक्योन या इंगे डी ब्रुजिन? फास्ट, जल्दी बताइएगा। सिंगल ओलंपिक में 7 मेडल किसने जीते हैं? ये वेरी फेमस ऑस्ट्रेलियन स्विमर, हाँ जी, वेरी फेमस ऑस्ट्रेलियन स्विमर। फास्ट, तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस स्विमर, जल्दी बताएं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस स्विमर एमा मैक्योन। जी हाँ, 7 मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक्स में भाई साहब। ग्रेट। नेक्स्ट, Which country has taken over the UN Security Council presidency for अगस्त 2021? ये तो सबको मालूम है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अगस्त 2021 में किसको मिल गई थी? जल्दी बताओ। अगस्त 2021 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी किसको मिली है? जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया। फास्ट फास्ट फास्ट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो सबको मालूम है हमारा भारतवर्ष जिंदाबाद। परमानेंट, मैं तो चाहता हूं भारत को परमानेंट सीट मिल जाए भाई साहब सिक्योरिटी काउंसिल में, तब आए मजा, तब घर आ जाए पाकिस्तान को चारों तरफ से। हाँ जी, ये देखिएगा। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द सीखो और कमाओ स्कीम? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से मंत्रालय ने स्कीम निकाली है भैया? सीखो और कमाओ। सीख लो और जाके कमाओ, खुश रहो, ऐश करो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ स्कीम। तो भैया पहले आओ सीखो और सीखो के बाद जाओ कमाओ। जी हाँ, जल्दी बताइए। तो सीखो और कमाओ स्कीम किसने निकाली है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, हाँ जी, शाबाश। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल 2021? आपको मालूम है ना इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल कब बनाया जाता है? सो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, जी हाँ, आपको मालूम है हर साल 9 अगस्त को बनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है वो 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और आपको मालूम है इस दुनिया में टोटल 476 मिलियन इंडिजिनस पीपल हैं। हाँ जी, तो इसका थीम क्या था? 357। जल्दी बताओ, फास्ट। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज सी, लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, समझ लो तुम्हारे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वाटर प्लस सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कोलकाता, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद। कोलकाता, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी, जल्दी। तो वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पहला इंदौर। स्वच्छ भारत में सबसे आगे है भाई साहब, वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। तो इंदौर इज समथिंग वेरी, मतलब इस समय बहुत आगे बढ़ रहा है शहर भारत का, और हम सबको इंदौर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, शाबाश। Which organization has released the handbook for electric vehicle charging infrastructure implementation? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन? जल्दी बताइए। 359, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या नीति आयोग?
तो आजकल आपको मालूम है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो है बेटा चार्जिंग का मैटर, जिसको लेकर हमारे देश में जो है एक पूरा हैंडबुक जारी की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर के। और ये हैंडबुक जारी की है रिसेंटली अभी हमारे नीति आयोग ने। सो नीति आयोग ने बेटा ये जो है हैंडबुक जारी की है, याद रखिएगा। सो नीति आयोग इज द राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। Which state has become the first state in the country to implement National Education Policy of 2020? हाँ जी, आपको मालूम है अब हमारे देश में NEP आ गई है। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई है। के कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अरे सॉरी, कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जो है NEP को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 360। जी हाँ, तो वही हमारे देश का ऐसी पॉलिसीज को सबसे पहले कौन लागू करेगा? हमारे देश का सबसे टेकी राज्य, जहां पर सारे इनोवेशंस होते हैं देश में, कर्नाटका इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Which country has become the first country in the world to grant a patent for an invention by artificial intelligence? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बना है जिसने पेटेंट दिया है इन्वेंशन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पेटेंट का मतलब आप सबको मालूम होगा कि मतलब ये चीज़ हमने कर ली, अब दोबारा कोई नहीं करेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक इन्वेंशन हुआ था, उस पर पेटेंट दिया है। कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। हाँ जी, जल्दी बताइएगा। तो पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन बाय AI, ये आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ है क्लास में क्वेश्चन। राइट आंसर इज ए, साउथ अफ्रीका। हाँ जी। Recently, Gerd Muller, a former legendary footballer, passed away. Which country did he represent in the Football World Cup? गर्ड मुलर, इनके बारे में सुना? म्यूलर नाम आपको मालूम है ज्यादातर कौन से देश में होता है? ये बहुत ही फेमस, हाँ जी, he was a very 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 famous footballer, गर्ड म्यूलर। ईस्ट जर्मनी, हंगरी, वेस्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड। 362। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, गर्ड म्यूलर, फॉर्मर लेजेंडरी फुटबॉलर। ही पास्ड अवे, ही वाज अ वेरी फेमस फुटबॉलर फ्रॉम वेस्ट जर्मनी। हाँ जी, जी हाँ, बहुत ही अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। Which country has became the first country in the world to manufacture fossil free steel? क्या बात है। तो fossil free steel, तो दुनिया का कौन सा देश बना है इसने फॉसिल फ्री स्टील बनाया है? जर्मनी, इंडिया, जापान, स्वीडन। जल्दी बताइएगा। जर्मनी, इंडिया, जापान, स्वीडन। क्या बात है, फॉसिल फ्री है मतलब पोल्यूशन का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। और जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, स्विट्जरलैंड है। जर्मनी, इंडिया, जापान, स्वीडन। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए बाबा। लाइक और शेयर में कमी हो गई तो बुरा मान जाऊंगा भाई मैं। बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज योर स्वीडन। स्वीडन इज द राइट आंसर, शाबाश। रिसेंटली Olympian Syed Shahid Hakim passed away at the age of 82. He was associated with which sport? Syed Shahid Hakim, Syed Shahid Hakim passed away, इनकी मौत हो गई है। तो सैयद शाहिद हकीम passed away
इनकी उम्र 82 थी, इस पे इनकी डेथ हुई है। सैयद शाहिद हकीम कौन से देश से, किस खेल से बिलोंग करते हैं? सैयद शाहिद हकीम, सैयद शाहिद हकीम। तो सैयद शाहिद हकीम, he belong to the sports of football. Football is the right answer. शाबाश, very good. What is the name of India's operation of evacuating citizens from the war-torn Afghanistan? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने अभी जानते हैं अफगानिस्तान में भाई साहब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया अपने लोगों को अपने देश वापस लाने का। तो अपने लोगों को अपने देश वापस लाने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत ने चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सूर्य होप या ऑपरेशन देवी शक्ति? 365। हाँ जी। इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो भारत ने अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर बुलाया है। तो भारत ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बुलाया है किसके तहत? ऑपरेशन देवी शक्ति इज द राइट आंसर। यस। साथिया Gnasekaran. साथिया Gnasekaran who is seen in the news associated with which sports? जल्दी बताइए। साथिया Gnasekaran 366। साथिया Gnasekaran न्यूज में थे, किससे जुड़े हैं? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग? जल्दी बताओ। ये ऑपरेशन देवी शक्ति वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है बेटा। साथिया Gnasekaran। यस, यूक्रेन वाला मिशन गंगा। साथिया Gnasekaran जल्दी बताइए। 366। राइट आंसर विल बी बी, टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। Aryas is an initiative associated with which union ministry? हाँ जी जल्दी बताओ। आर्यास नाम से ही मालूम चल रहा है यार। आर्यास 367। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आजकल इसकी बहुत मांग भी है और बहुत ज़रूरत भी है। अरे बेटा आजकल हमारे देश में आप जानते ही हैं क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी विल बी द बिगेस्ट थिंग। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE है, तो जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उससे जुड़ा है आर्यास। हु वॉज बुद्धदेव गुहा? बुद्धदेव गुहा कौन थे? हु वॉज बुद्धदेव गुहा? 368। इंडियन एथलीट, Indian writer of fiction in Bengali language, Indian scientist, former chief minister of West Bengal. 368. Who was Buddhadev Guha? बुद्धदेव गुहा कौन थे? जल्दी। बुद्धदेव गुहा 368। बुद्धदेव गुहा ये इंडियन राइटर ऑफ फिक्शन इन बंगाली लैंग्वेज। तो इंडियन राइटर ऑफ फिक्शन इन बंगाली लैंग्वेज बुद्धदेव गुहा, बिल्कुल सही है। तपोवन विष्णुगद प्रोजेक्ट, इनकी असल में अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी इसलिए क्वेश्चन है। तपोवन विष्णुगद प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये कहां पर है? तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, हाँ जी 369। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, अभी फरवरी में एक बाढ़ आई थी बहुत बड़ी और उसमें इसको काफी नुकसान हुआ था, इसलिए क्वेश्चन है। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट कहां है? तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, अभी बाढ़ आई थी फरवरी में जिसमें इसको काफी नुकसान हो गया था। हाँ जी, तपोवन विष्णुगढ़। सो तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ये जोशीमठ उत्तराखंड में है। द रिसेंटली लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल, ये किसका इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा चीज बनाई है सरकार ने ये। क्वेश्चन नंबर 370।
बेटा ई श्रम, अब होगा क्या कि हमारे देश में आप जानते हैं कोविड में कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो लेबर्स हैं उनकी एक यूनिक आईडी बने और इनका एक डेटा बने, ताकि सरकार जो है वेलफेयर स्कीम्स के तहत उन लोगों की मदद कर सके। हाँ जी, ई श्रम पोर्टल जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जारी किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन द एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट, जल्दी बताओ 371। तो न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन द एनवायरमेंट किससे जुड़ा है, जल्दी बताओ। न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट is related to which of the following organizations? New Delhi Statement on Environment 371, G20, BRICS, SCO या BIMSTEC 371। New Delhi Statement on Environment, it is related to your BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. With reference to the Indian Coast Guard ship Vigraha, consider the following statement. तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विग्राहा, उससे क्वेश्चन है 372। It is the 7th in the series of offshore patrol vessel. It has been designed and built indigenously by Cochin Shipyard. कौन सा स्टेटमेंट सही है? ICG विग्राहा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम है विग्राहा। ये सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसे डिजाइन और बिल्ड किया गया है L&T द्वारा। तो कोचीन शिपयार्ड ने नहीं बनाया है, L&T ने बनाया है। One is the right answer. Next. Recently, World Bank has halted all financial assistance for projects to which of the following countries? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल असिस्टेंस रोक दिया है, किस देश के लिए? सबको मालूम है 373, सीरिया, म्यांमार, साउथ सुडान या अफगानिस्तान? जल्दी बताओ। तो वर्ल्ड बैंक ने पूरा ये रोक दिया है, किस देश के लिए? सीरिया, म्यांमार, साउथ सुडान, अफगानिस्तान। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज हॉल्टेड ऑल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस देश के सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं? बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। अफगानिस्तान। CASIND, the joint training exercise between India and which of the following country? CASIND एक्सरसाइज जल्दी बताइए, इंडिया और किस देश के बीच हुई है? CASIND फास्ट। हाँ जी, CASIND नाम से ही मालूम चल रहा है। काज कजाकिस्तान, इंड इंडिया, तो इंडिया और कजाकिस्तान। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी, इंडिया एंड कजाकिस्तान। गंसू प्रोविंस रिसेंटली सीन इन न्यूज, लोकेटेड इन? गंसू प्रोविंस कहां पर है? 375। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंसू, यहां पर गंदी हरकतें दिखाई दे रही हैं किसी देश की। यहां पर बेटा इस प्रोविंस में बड़ी बड़ी मिसाइल सिलॉस दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल सिलॉस, मिसाइल सिलॉस यहां पर ऐसी फील्ड सैटेलाइट से देखी गई हैं जहां पर जमीन में बड़े बड़े जो है ना बेटा
मिसाइल के जो हैं गड्ढे बना दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च की जा सकती है बिना लॉन्च पैड्स के। ये हरकतें कौन कर सकता है? वही ड्रैगन। ये सुधरेंगे तो है नहीं हमेशा। राइट आंसर इज सी, चाइना। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया साइंड अ डील फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल? ये देखिएगा क्या बात है, भारत ने 70,000 बंदूकों का ऑर्डर दिया है। AK, ये देखिए AK सीरीज की, AK-203, तो AK-203 70,000 राइफल्स भारत ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत ने रशिया। जी हाँ, AK सीरीज बेसिकली जो है क्लासिनिकोव सीरीज जो हैं, ये रशियन राइफल्स हैं, सबको मालूम है, असॉल्ट राइफल्स हैं। यस। द फर्स्ट बैच ऑफ मल्टी मोड hand grenades MMHG was manufactured by which of the following? So multi mode hand grenades, ये नए hand grenades आ रहे हैं। 377 को देखिए, ये फर्स्ट बैच किसने तैयार किया है? भारत डायनेमिक्स, अशोक लीलैंड या इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL? जल्दी बताओ। तो ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स, हाँ जी, ये नए हैंड ग्रेनेड्स आ रहे हैं। अभी तक जानते हो पुराने जो हैंड ग्रेनेड्स थे ना, वो बेटा वो वर्ल्ड वॉर के ज़माने के इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब ये नए एडवांस हैंड ग्रेनेड्स आ रहे हैं और इसे बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL ने। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट फॉर 4 क्राइवेक और तलवार क्लास स्टेल्थ फ्राइगेट्स? जल्दी बताओ। तो भारत ने अभी किसके साथ समझौता किया है बड़ा? कि भारत जो है 4 जो है आपका क्राइवैक या तलवार क्लास स्टेल्थ फ्राइगेट खरीदेगा 378। ज़्यादातर हमारी जो डिफेंस डील होती है आप जानते हैं किसके साथ होती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। भारत की ज़्यादातर डिफेंस डील आप जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, पुराने दोस्त रशिया के साथ होती हैं। With reference to the smog tower, consider the following statement। आपको मालूम है स्मॉग टावर्स, भैया दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या होती है सर्दियों में, स्मॉग होता है, पोल्यूशन और फॉग का मिक्सचर, स्मॉग जानलेवा। तो आजकल केजरीवाल जी ने वहाँ स्मॉग टावर लगवाए हैं। दिल्ली में लगा है, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली चंडीगढ़ में भी लगने वाला है। 379। द टावर यूजेज अ डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम। The downdraft method is different from the system used in China। चाइना में अप ड्राफ्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है, ये डाउन ड्राफ्ट सिस्टम है। हाँ जी, मतलब ये जो टावर्स हैं ऊपर से हवा को पकड़ते हैं और नीचे शुद्ध हवा फेंकते हैं। हाँ जी, जी हाँ। 379 को अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। 380 देखिएगा, विद रेफरेंस टू द मालाबार एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग। मालाबार आपको मालूम बहुत फेमस एक्सरसाइज है। मालाबार सीरीज ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज कमेंस्ड इन 2010। क्या बात है। 380। करेंटली इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। हाँ जी, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज में क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब इसमें रिसेंट मेंबर जोड़ दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वाड के सदस्य हैं। ये बहुत पहले से हो रही है, 1992 से हो रही है बेटा। दोनों गलत हैं स्टेटमेंट, यहाँ दोनों गलत हैं, नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया इसमें जोड़ा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है। सुनील शेट्टी कमिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज। सुनील शेट्टी, क्या बात है। डबलिंग द प्रोडक्शन एंड quadrupling the exports of handlooms in a span of 3 years to decide the appropriate level of reserves that RBI should hold, improvement in the customer service at primary cooperative banks, none of the above। जल्दी बताइएगा। हाँ जी, तो सुनील शेट्टी कमेटी को अभी जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आप जो हैं 3 सालों में
जो हमारे देश में हैंडलूम सेक्टर है उसके प्रोडक्शन को डबल करो और एक्सपोर्ट को 4 गुना करो। तो प्रोडक्शन डबल और एक्सपोर्ट 4 गुना 3 साल में हैंडलूम सेक्टर। जी हाँ, सुनील शेट्टी। A team of marine biologists from the Central University of Punjab have discovered a new species of marine green algae from, जल्दी बताओ। एक टीम ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, उन्होंने जो है न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन ग्रीन एल्गी ढूंढा है। 382 कहां से, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, नन ऑफ द अबव। तो टीम ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उन्होंने जो है मरीन ग्रीन एल्गी ढूंढा है। हाँ जी, जल्दी बताओ, फास्ट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 382, राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बिल्कुल सही। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किसका इनिशिएटिव है? बैम्बू ओएसिस 383। आपको मालूम है कि बैम्बू जो होता है ना, हाँ जी, वो बेसिकली जो है उन एरियाज में होता है जहां बहुत बारिश होती है, लेकिन ये जो है बेटा रेगिस्तान में बैम्बू उगाएंगे। एक नई स्पीशीज है। हाँ जी, तो जल्दी बताओ ये किसका इनिशिएटिव है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। ये बेटा है आपका KVIC का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। हाँ जी। The term Royal Delicious, Dark Baron Gala, Scarlet Spur, Red Velux and Golden Delicious sometime mentioned in news related to। ये देख रहे हो बेटा, रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर्ल, रेड विलॉक्स एंड गोल्डन डिलीशियस, ये क्या है? मिनी सैटेलाइट्स हैं, वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स हैं, वैरायटीज ऑफ एप्पल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। अभी आजकल आपने देखा है कि भारत ने बहुत सारा एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, ठीक है? हाँ जी। जल्दी बताओ। रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, ये सब क्या है? भारत ने बहुत सारा एक्सपोर्ट शुरू किया है आजकल। यस, ये बेसिकली वैरायटी ऑफ एप्पल्स हैं। सोन चिरैया इज एन इनिशिएटिव। जल्दी बताओ ये सोन चिरैया किसका इनिशिएटिव है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। सोन चिरैया 385। सोन चिरैया। ए वालों को जिंदा पकड़े? अच्छा ठीक है, ए वालों को जिंदा पकड़ते हैं। ये आदमी मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, है ना? ऐसा क्या? जल्दी बताओ। सोन चिरैया ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बड़ी स्कीम है। 385। राइट आंसर इज महुआ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे महुआ कहते हैं। People with disabilities from across the country will undertake an expedition called Operation Blue Freedom 2। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए डिसेबल्ड लोग हैं और एक बहुत बड़ा एफर्ट है बेटा, ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कहाँ लेकर जा रहे हैं? 386 माउंट डियो टिब्बा, साउथ बेस कैंप, माउंट एवरेस्ट, कुमार पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर या बंदर पूंछ पीक। जल्दी बताइएगा। ये एक एक्सपीडिशन है बहुत बड़ा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, और उसमें जाएंगे कौन लोग बेटा? जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। यस, बिल्कुल सही है। ये कुमार पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, कुमार पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही है।
Which of the following country army has recently scrapped the long-standing practice of virginity test from? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को अगर सेना में जाना होता था तो वर्जिनिटी टेस्ट होती थी। ऑब्वियस ही बात है, ये मतलब बड़ा जाहिली भर टेस्ट था। तो महिलाओं को सेना में जाने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट को पास करना पड़ता था। ये कहीं ना कहीं एक तरह का एक बहुत ही खराब कल्चर था जिसको रिसेंटली ख़त्म कर दिया। इसको लेकर के पूरी दुनिया में बड़ा विरोध था। तो वर्जिनिटी टेस्ट फॉर वुमेन्स फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी ये कहाँ पे था जो ख़त्म किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज इंडोनेशिया। हाँ जी, इंडोनेशिया में होता है। वॉबल बॉल ग्रिप रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वॉबल बॉल ग्रिप आपने सुना होगा भाई साहब जिमी एंडरसन के बारे में। जिमी एंडरसन भैया बहुत ही मशहूर आजकल। जिमी एंडरसन कौन है? बॉलर। हाँ जी, वेरी फेमस, इंग्लैंड से। यस, ये बॉबल बॉल ग्रिप। हाँ जी, क्रिकेट। रिसेंटली सीन इन न्यूज पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी, हाँ जी, आपने सुना होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सर्दियों में कहते हैं प्रदूषण जो है हरियाणा वालों की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा किसान जो है पराली जला देते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर लड़ाई चलती रहती है। तो भैया जो हमारा पूसा है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक डिकम्पोजर बना दिया है ताकि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं हो, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। पराली पे डाल दो, गायब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने बनाया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये पराली वाला जो झंझट है ना, ये उसको खत्म कर सकता है। ये पराली वाला जो झंझट है उसको खत्म कर सकता है। Which of the following is the first Indian woman to fly in aircraft as depicted in the Google Doodle commemorating her 107th बर्थडे? आपको मालूम होगा अभी गूगल ने जो है एक डूडल बनाया था। गूगल भी जो है बहुत फेमस जो है डूडल्स बनाता है। तो 107th एनिवर्सरी पे डूडल बनाया था इनका। ये भारत की पहली महिला पायलट किसके नाम पे था? 390। तो बचेंद्री पाल हैं, आरती साहा हैं, प्रिया झिंगन है या सरला ठुकराल हैं? पराली बेटा जो मतलब कहते हैं ना फसल का जो वेस्ट होता है, जो बच जाता है। हाँ जी, तो बेटा राइट आंसर इज सरला ठुकराल। भाई साहब 90 क्वेश्चन हो गए यार, 390। With reference to the International Solar Alliance, consider the following statement. Membership to the ISA limited to 121 देश. The ISA is headquartered in गुरुग्राम, हरियाणा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में जो है सोलर एनर्जी अब बहुत बड़ा इस समय मैटर हो चुकी है। ठीक है, तो अगला बहुत बड़ा मैटर इस समय सोलर एनर्जी, आपको मालूम है। ठीक है, और उसमें जो है अभी आपको मालूम है पहले वही देश इसमें शामिल थे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में थे, जहां सन अच्छा पड़ता है। लेकिन अब ये मेंबरशिप किसी के लिए भी खोल दी गई है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जर्मनी ने इसे ज्वाइन किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हरियाणा में है, गुरुग्राम में। बहुत अच्छी बात है, 2 ओनली इज द राइट आंसर। कूल। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following recently appointed himself as the Prime Minister of Myanmar also pledged to hold the elections by 2023? Elected himself as the Prime Minister, खुद ही प्रधानमंत्री बन गए। पहले उन्होंने तख्ता पलट करी, उसके बाद खुद ही प्रधानमंत्री बन गए। तो सो विन मिंट, मिन ओंग हैंग या सो हुट, जल्दी बताइए कौन है? हाँ जी, जल्दी बताइए, फास्ट। तो इन्होंने पहले तख्ता पलट करी और फिर ही खुद ही बन गए भाई साहब म्यांमार में। तो सो विन है, विन मिंट है, मिन ओंग हैंग है, सो हुट है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज योर मिन ओंग हैंग। हाँ जी, टी इज द राइट आंसर।
तेराम शहर ग्लेशियर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिसेंटली न्यूज फॉर आर्मीज अटेम्प्ट टू स्केल 5 पीक्स। हाँ जी, तेराम शहर ग्लेशियर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जल्दी बताओ, यहाँ पे 5 पीक्स हैं तो उसे स्केल करने की बात की गई है सेना द्वारा। तेराम शहर ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या छोटा शिगरी ग्लेशियर। 393। हाँ जी, बिल्कुल सही है, शाबाश। राइट आंसर इज सी, सियाचिन इज द राइट आंसर। वेयर डस निंगबो जुहान पोर्ट सिचुएटेड लेटली इन द न्यूज टू पार्शियल क्लोजर इन 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस। हाँ जी, अभी यहाँ पर जो है बेटा कोविड फैल गया था, तो ये बहुत फेमस पोर्ट है, ये 3rd बिजिएस्ट पोर्ट है। जी हाँ, 94 3rd बिजिएस्ट पोर्ट है निंगबो जाउजन। हाँ जी, यहाँ पे कोविड फैला था जिसके वजह से इस पोर्ट को बंद कर दिया गया था 94। सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी या स्ट्रेट ऑफ मालाका। हाँ जी, फास्ट, बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर बी है, ईस्ट चाइना सी। 394 का राइट आंसर बी है। इंडिगाउ launched by National Institute of Animal Biotechnology is in India's first। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडिगाउ। जी हाँ, 395। Indigenously developed vaccine for cattle genomic chip for preserving indigenous breeds। Animal health card issued under the National Mission for Bovine Productivity या वेब पोर्टल to boost dairy production in India by organizing the livestock। हाँ जी, तो भाई आपको मालूम है इंडिगाउ। अब हमारे देश में जो है ना बेटा, हाँ जी, हमारे देश में बहुत सारी जो कैटल्स हैं उनकी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, तो उनको बचाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज शुरू की गई है सरकार द्वारा, कैटल जेनोमिक चिप फॉर प्रिजर्विंग इंडिजिनस ब्रीड्स। तो हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, Which of the following is the objective of the Sujalam program launched by the Jal Shakti Ministry in 2021? Sujalam campaign, Sujalam 396, achieve more open defecation free ODF plus villages। ये बहुत अच्छा है, सुजालम नाम से ही मालूम चल रहा है। Impart clean habits and good sanitation behavior to school children। Achieve 100% internet connectivity in Indian villages through local cable networks, engaging NGOs to spread awareness about empowerment of scheme। बेटा नाम से मालूम चल रहा है ना, सुजालम फॉर द मार्जिनलाइज्ड पीपल। सुजालम हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं खुले में शौच करना। हाँ जी, तो खुले में शौच करने को रोकने के लिए सरकार ने सुजालम स्कीम बनाई है ताकि ओडीएफ फ्री हो जाए देश हमारा। जी हाँ, तो ओडीएफ फ्री, देश को ओडीएफ फ्री करना है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ए, सुजालम स्कीम। बहुत बढ़िया। Veligonda project aims to irrigate drought affected areas in which of the following states? Veligonda project 397, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा। वेलीगोंडा प्रोजेक्ट, वेलीगोंडा प्रोजेक्ट, हाँ जी, सूखा क्षेत्र। तो एक सूखा क्षेत्र के लिए है, जल्दी बताओ, वेलीगोंडा 397, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा। वेलीगोंडा प्रोजेक्ट। वेलीगोंडा, हाँ जी बेटा, देखो किसी चीज के नाम में गोंडा आ जाए ना, आर्माकोंडा, गोलकोंडा, ठीक है, सब आंध्रा में होता है। एक ट्रिक बता दी तुम्हें जीवन की।
With reference to the long range bomb, consider the following statement. Long range bomb 398. The bomb is a part of the class of weapons with a range of 50 to 150 kilometers. It has been designed and developed by L&T Defense. क्या बात है? अब बम जो है L&T Defense 398 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे. हाँ जी. तो लॉन्ग रेंज बॉम्ब, द बॉम्ब इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास ऑफ वेपन्स विद अ रेंज ऑफ 50 से 150. इसे बनाया है बेटा DRDO ने, याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये सही है, ये गलत है. वन ओनली इज द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू द अग्नि 5, कंसिडर द फॉलोइंग. अग्नि 5 के बारे में आपने सुना होगा 399. इट हैज अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर. अग्नि 5 इंडियाज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल. कौन सा सही है? अग्नि 5 का आपने देखा होगा आजकल टेस्टिंग वगैरह काफी हैवी है. तो बेटा आप सोचो कि जमीन से आसमान में कोई चीज 5000 किलोमीटर कैसे मारेगी. ठीक है. तो ये बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर नहीं है. वन ओनली इज द राइट आंसर. सरफेस टू सरफेस है ना बेटा. आसमान में 5000 किलोमीटर कहां मार देगी बेटा. What is the Insulate Britain? Sorry. What is Insulate Britain campaign launched in the USA in 2021? Insulate Britain. हाँ जी. Free trade agreement between India and UK, new intergovernmental organization, environmental campaign group. None of the above. आप जानते हैं दुनिया में इस समय सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा मसला है बेटा एनवायरमेंट. यस, एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट मैटर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एनवायरमेंट कैंपेन ग्रुप है. जी हाँ, ये हो गया भैया हमारा डन. बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी. इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें. इसके साथ साथ आप हमें जो है वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.mbibe.com पर, जहां पर आपको हमारे अमेजिंग कंटेंट, बुक्स और AI बेस्ड टेस्ट देकर के आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम. Keep imbibing. We believe in you.